हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास है एस्टेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ गिवन सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, इंटेलिजेंस की सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी? देखो, सिंगल फैक्टर थ्योरी है ना, वो थोड़ा आप याद कर लेना किसने दी थी। बीने है, उसने दी थी। ठीक है, इसने है ना, स्पीयरमैन है, उसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, थोर्नडाइक का नाम याद आते ही हमें कौन सी वाली याद आनी चाहिए? ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल और एरर वाली। टर्मन है ना, उसका नाम आते ही क्या याद आना चाहिए हमारे पास है? उसने ये फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला टर्मन है, उसने दिया था। थोर्नडाइक है, उसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। और एल्फर्ड बीने है, उसने सिंगल फैक्टर थ्योरी। और स्पीयरमैन है, उसने टू फैक्टर थ्योरी। ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं, क्वेश्चन फॉर यू है। ठीक है, ये आप खुद बता के देखें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? ठीक है, देखो समुदाय तो है नहीं, कोई ग्रुप वगैरह तो है नहीं हमारे पास, है ना। जातिवाचक जो सभी पे लागू है वो भी नहीं है। ये तो भाववाचक है, हमारा भाव है वो धोखा मिला हमें, ये वाला। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। जातिवाचक नाम तो है नहीं किसी का, है ना, और किसी चीज़ का नाम तो है नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा है, वो मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, वो बतानी है। ही विल गो देयर, वो वहाँ जाएगा। टुमारो, इन कोई मतलब नहीं है, ऑन भी नहीं है, फॉर भी नहीं है। इसमें देखो यार नन देना चाहिए था, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, वैसे नन आएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन है वो यूज नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी आयत की लंबाई है ना, वो कम कर दी जाती है हमारे पास, है ना। ये थोड़ी सी ऐसे कम कर दी, यानी इतनी कर दी। अब देखो इसकी हमारे पास विड्थ है ना, चौड़ाई है वो बढ़ानी पड़ेगी यदि एरिया सेम रखना है, रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है हमारे पास, उसके हिसाब से करना है। ये वाली चीज़ ऊपर लिखो, ठीक है, और इस 100 में ये जोड़ दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऐसे काट दो, 100 अपॉन क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक है, इतना हमें कम करना पड़ेगा। अब ये पहले ये बोल देते, ये बढ़ा दी। ठीक है, ये इंक्रीज कर दी, कम कर दी, उसके हिसाब से हम मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग हमारे पास इसकी ट्रिक्स हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चार मार्च 2024 को सोमवार है, तो 4 मार्च 2016 को कौन सा वार था? ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो इसमें एक तो गैप देख लो आप, कितना है गैप हमारे पास? 8 साल का है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ओल्ड डेज है ना, एक साल में देखो 365 दिन होते हैं। इसमें ओल्ड डेज कितने हैं? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 1 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 7 19 14, 1 हो गया। तो 8 दिन तो ओल्ड एक्स्ट्रा वो डे हो गए। अब देखो इसमें 16 से 24 तक कितने हमारे पास लीप ईयर है ना, वो आएंगे, वो भी ध्यान रखना हमें। 16 तो देखो फरवरी जाएगी, 16 को छोड़ दो, 17 18 19 20 21 22 23 और 24, है ना। देखो एक तो ये है लीप ईयर और एक ये है, 2 दिन वो और लगा लो, 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 1 से भाग देंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए हमारे पास, है ना। अब देखो ये 24 को कौन सा वार था? सोमवार था, तो इसके 3 दिन पहले कौन सा था ये देखना है। तो हमारे पास 3 दिन पहले क्या आ जाएगा? सोमवार तो है ही, इसको छोड़ दो, जैसे संडे हो गया, फिर सैटरडे हो गया, है ना, फिर फ्राइडे हो गया हमारे पास। तो 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन ये था हमारे पास, तो ये शुक्रवार है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे ही निकालना है इक्वेशन, ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि सेम दे रखा है ना तब की बात है। ठीक है, इसके आसपास भी दे रखा है तो भी हम मतलब पहले सेम वो करके सेम डे का निकाल के, जैसे यहाँ दे देते हैं हमारे 4 मार्च की जगह 4 जनवरी दे देता है ना, 4 जैन दे दिया इसने, तो हमें पहले 4 मार्च का निकालना आसान था। ठीक है ना, उसके बाद हम कर लेते फिर।
अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हरियाणा का पेरिस, पेरिस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये करनाल है, हरियाणा का पेरिस है वो क्या है हमारे पास, करनाल, ये आंसर है इसका। तो हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला है हमारे पास, हरियाणा में शहरों की सबसे जो पुरानी हवेली है, सर्वाधिक पुरानी हवेली, ये कौन सी है? तो कौन सी है भाई सबसे पुरानी हवेली? तो ध्यान रखेंगे जो हिसार के अंदर है, जो फिरोज शाह तुगलक की जो हवेली है, ये सबसे पुरानी है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कौन सी है? फिरोज तुगलक की हवेली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। या फिर इसको कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का जो महल है, ये कहाँ पर है भैया, ये भी याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पुरानी हवेली है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरी महल अवस्थित है। गुजरी महल कहाँ है? तो ये भी पता होना चाहिए, गुजरी महल भी है आपका कहाँ है, हिसार में ही है आपका गुजरी महल भी। उसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, लाट की मस्जिद कहाँ पर है, ये भी इसका आंसर भी क्या रहेगा भाई, हिसार ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, बुढ़िया का रंग महल, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका यमुनानगर में, ध्यान रखेंगे हम। बुढ़िया का रंग महल पूछा जाए तो आंसर करेंगे यमुनानगर, ठीक है। और बीरबल का महल पूछा जाए तो आंसर करेंगे बुढ़िया का रंग महल पूछा जाए तो यहाँ पर तो आएगा अम्बाला, करेक्ट करो, यहाँ पर तो आएगा अम्बाला। और बीरबल का पूछा जाए तो वहाँ आएगा यमुनानगर। नेक्स्ट है शेख चिली का मकबरा। तो शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? ये भाई आपका थानेसर में पड़ता है। कहाँ है भाई? आंसर आएगा थानेसर। और थानेसर कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है, वहाँ है शेख चिली का मकबरा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ताजमहल के बाद जो सबसे खूबसूरत जो इमारत बनी थी, वो कौन सी बनी थी? हरियाणा का ताजमहल भी इसे ही कहा जाता है। शेख चिली के मकबरे को भी हम हरियाणा का ताजमहल के नाम से जानते हैं। हरियाणा का ताजमहल आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर रहेगा? शेख चिली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए इब्राहिम खान का मकबरा। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? तो याद रखेंगे, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? नारनौल। आगे देखो, आगे आपसे पूछा जाए कि बावड़ियों और तालाबों का शहर कौन सा कहा जाता है? तो किस शहर को बावड़ियों और तालाबों का शहर कहा जाता है? तो नारनौल को बोला जाता है बावड़ियों का शहर या फिर तालाबों का शहर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बीरबल का महल कहाँ है? तो इसका आंसर करना है आपको यमुनानगर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजिंग है दोनों, बीरबल का महल और बुढ़िया का रंग महल, ठीक है। तो बीरबल का महल आपसे पूछा जाए तो यमुनानगर करना है, और बुढ़िया का महल पूछा जाए तो क्या आंसर करना है आपको? अम्बाला। मटिया का जो किला है किसको कहा जाता है? तो पलवल के किले को बोला जाता है मटिया का किला। तो ये भी बात हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, जो काबुली बाग मस्जिद है, ये कहाँ है आपकी? काबुली बाग मस्जिद है भाई, कहाँ है? पानीपत के अंदर है, ठीक है। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है भाई? आंसर क्या रहेगा? पानीपत, ठीक है। और ये फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, जो काबुली बाग मस्जिद है, ये मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत मानी जाती थी, ठीक है। जो मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत है, ये कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। तो इस बात को भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो मुगल काल की सबसे पुरानी जो इमारत है, यही है सबसे पुरानी इमारत। इमारत का क्या नाम है? काबुली बाग मस्जिद। कहाँ है? आंसर रहेगा पानीपत, ठीक है। किसने बनवाई थी? ये भी ध्यान रखें, किसने बनवाई थी भाई? ये बाबर ने बनवाई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बाबर द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। बाबर ने बनवाई थी ये काबुली बाग मस्जिद, और मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि काला अम्ब ये कहाँ पर पड़ता है? तो काला अम्ब याद रखेंगे, ये भी आपके पास कहाँ है? पानीपत में, ठीक है। पानीपत की जो आपके पास लड़ाई हुई थी, कहाँ हुई थी? तीसरी लड़ाई पानीपत में ही हुई थी आपके पास, ठीक है। तो काला अम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि काला अम्ब किससे संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है काला अम्ब, ठीक है। और इसको आजकल है ना वार ऑफ जो मेमोरियल के नाम से विकसित किया जा रहा है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। जो वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसको विकसित किया जा रहा है? ये पानीपत से थोड़ा सा दूर पड़ता है, 8 किलोमीटर के लगभग दूर पड़ता है
कालम, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि सलार जंग गेट ये कहाँ पर है, ये भी इसका आंसर भी क्या रहेगा, पानीपत में ही पड़ता है ये भी, ठीक है, पानीपत में ही है। नेक्स्ट पूछा जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ पर है भाई, पानीपत में ही है इब्राहिम लोदी का मकबरा, ठीक है। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सोना का किला कहाँ है, तो सोना का किला कहाँ है, सबको पता है, आंसर क्या रहेगा, गुड़गांव के अंदर है सोना का किला, ठीक है। आगे पूछा जाए किशोरी महल या फिर 12 खंबा छतरी ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, किशोरी महल या फिर 12 खंबा जो छतरी है ये पड़ता है आपके पास फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में एक जगह है उसका नाम क्या है, होडल, ठीक है, और होडल कहाँ है, फरीदाबाद में, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। आगे आपसे पूछा जाए कि राजा नारसिंह का किला ये कहाँ है, तो ये आपका वल्लभगढ़ में है, और वल्लभगढ़ कहाँ है आपका, फरीदाबाद में, ठीक है। राजा नारसिंह का किला आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, वल्लभगढ़, वल्लभगढ़। इसको बलरामगढ़ भी बोलते हैं, है ना, वल्लभगढ़। और ये कहाँ है वल्लभगढ़ आपका, फरीदाबाद में, ठीक है। गौकर्ण तालाब ये कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, गौकर्ण तालाब ये कहाँ है भाई, ये रोहतक में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है, श्री कृष्ण संग्रहालय है भाई आपके पास कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट पूछा जाए कि आध्यात्मिक जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो आध्यात्मिक संग्रहालय ध्यान रखेंगे कि पानीपत के अंदर है, ठीक है। आगे पूछा जाए सेंट पॉल का गिरजाघर ये कहाँ पर है, जो सेंट पॉल का गिरजाघर है ये अम्बाला में है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, अम्बाला आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको ये कुछ एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, और ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग हरियाणा जीके के 1 लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, जो पहले सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, कौन बने थे हरियाणा के पहले राज्यपाल, ठीक है। तो देखिए तो आंसर क्या रहेगा, कौन थे हरियाणा के पहले राज्यपाल आपके पास, श्री धर्मवीर, ठीक है। और अभी फिलहाल कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में पता होना चाहिए आपको, है ना। तो वर्तमान में हमारे हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं हमारे वर्तमान में राज्यपाल। पहले राज्यपाल कौन थे आपके पास, श्री धर्मवीर। और वर्तमान में साथ साथ वर्तमान में भी हम जान लेंगे वर्तमान में कौन है हमारे राज्यपाल, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। आगे देखो, आगे हम देखेंगे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, हमें पता है कि कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिसको हम बीडी शर्मा भी बोलते हैं ना, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो मैं इसको लिख देती हूँ पंडित BD शर्मा, यानी कि भगवत दयाल शर्मा हम बोलेंगे इसको, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे ये, झज्जर से बिलोंग करते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल कौन है, तो अभी फिलहाल वर्तमान में हमें पता है कौन है आपके पास, वर्तमान में हम सबको पता है कि मनोहर लाल खट्टर हैं, भाजपा से हैं, वो हमारे वर्तमान में क्या है, CM है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। भाजपा से हैं आपके पास ही, ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल हरियाणा का कौन सा है, साथ साथ ये बात भी देखेंगे कि हमारा जो राजकीय खेल है, यानी कि हमारा जो स्टेट का जो आपका स्पोर्ट है कौन सा है, भारत का वैसे आपके पास भारत का हॉकी है, और हरियाणा का कौन सा है आपके पास, कुश्ती, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है, ये भी देखेंगे। तो मासिक पत्रिका का क्या नाम है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है हरिगंधा, ठीक है। तो मैं साथ साथ लिखूंगी, इन क्वेश्चंस को मैंने पहले राइट डाउन नहीं किए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी
मासिक पत्रिका क्या नाम है, यहाँ लिख देती हूँ हरिगंधा। ठीक है, इसका आंसर आएगा मासिक जो पत्रिका है, नाम बता दिया मैंने, क्या आएगा, हरिगंधा। ठीक है, आपसे पूछ ले कि हरियाणा का जो क्वेश्चन अगर आ जाए, आपसे पूछेगा कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो पहली जो स्पीकर थी वो कौन थी आपके पास, श्रीमती सन्नो देवी थी, जो हरियाणा विधानसभा की पहली जो प्रथम स्पीकर थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थे। कौन थे भाई प्रथम स्पीकर, तो आंसर क्या रहेगा, सन्नो देवी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका राजा नाहर सिंह का किला है, ये कहाँ पर है। तो ठीक है, तो राजा नाहर सिंह का किला है हरियाणा में, कहाँ है, राजा नाहर सिंह का जो किला है हरियाणा में फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद के जो आपका वल्लभगढ़ जो आपका शहर है वहाँ पड़ता है आपका राजा नाहर सिंह का किला। ठीक है, राजा नाहर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, तो राजा नाहर सिंह है ये वल्लभगढ़ से बिलोंग करते थे। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है, वल्लभगढ़ शहर है, और कहाँ है वल्लभगढ़ शहर आपका, फरीदाबाद में। ठीक है, जो औद्योगिक नगर है आपका फरीदाबाद, वहाँ है आपका राजा नाहर सिंह का किला। ठीक है, राजा नाहर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फरीदाबाद से, ध्यान, वल्लभगढ़ से। ठीक है, वल्लभगढ़ ऑप्शन में ना हो, फरीदाबाद दे रखा है, तो हमें फरीदाबाद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हरियाणा आपके पास 1 नवंबर 1966 को बन गया था, तो किसकी सिफारिश पर ये बना था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को मुख्यतः किसकी सिफारिश पर की गई, किसकी सिफारिश पर की गई, हरियाणा की जो हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई है, हमें पता है कि 1 नवंबर 1966 को हुई है, लेकिन किसकी सिफारिश पर हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी, किसकी सिफारिश पर की गई, किसकी सिफारिश पर की गई, याद रखेंगे हम लोग, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, किसकी सिफारिश पर की गई है, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि नेशनल जो डेयरी इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, ये भी हमें ध्यान रखना है, कहाँ है आपका, तो इसका आंसर रहेगा करनाल में। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, करनाल में। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जो सूरजकुंड जो आपका मेला है ये कहाँ लगता है, सूरजकुंड का जो मेला है आपका, सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है हर साल फरवरी के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि सूरजकुंड जो आपका मेला कहाँ लगता है, ये आपका फरीदाबाद में लगता है, और हर साल लगता है फरवरी के अंदर। ठीक है, फरवरी में लगता है सूरजकुंड मेला। ठीक है, फरीदाबाद में फरवरी के अंदर लगता है सूरजकुंड, इसको शिल्प मेला भी हम कह सकते हैं, हस्तशिल्प मेला। पेहवा, जो पेहवा का जो मेला है ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, जो पेहवा पेहवा का जो मेला है वो कहाँ लगता है, पेहवा मेला लगता है भाई आपका कुरुक्षेत्र में, ये बात ध्यान रखेंगे, पेहवा का मेला कहाँ लगता है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, अच्छा,
आगे आपसे पूछ ले कि डोसी का मेला, डोसी का मेला का मतलब है ये कहाँ लगेगा, तो डोसी का मेला में पता है डोसी कहाँ है आपका। डोसी का मेला ये महेंद्रगढ़ में लगेगा आपके पास, डोसी का मेला। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के पास एक डोसी की पहाड़ी है, वहाँ पर ये सोमवती अमावस को लगता है डोसी का मेला। ठीक है, कब लगता है, सोमवती अमावस को लगता है और महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। ठीक है, सोमवती अमावस को, अमावस्या महेंद्रगढ़ में। अच्छा जी, अब आगे आपसे पूछेगी जो पाथरी का मेला कहाँ लगता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो पाथरी का मेला लगेगा आपके पास, पाथरी जो मेला है ये लगता है आपके पास पानीपत के अंदर। हरियाणा के राज्य कवि पूछ लिया जाए आपसे कि हरियाणा का जो राज्य कवि है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है हरियाणा के राज्य कवि। राज्य कवि कौन है हरियाणा के भाई, श्री उदय भानु, उदय भानु हंस हैं हमारे हरियाणा के राजकीय कवि, या फिर राज्य कवि भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा हरियाणा में आपसे ये पूछ ले कि संभाग कितने हैं, या फिर यूँ पूछ ले कि जो प्रशासनिक जो आपके मंडल हैं वो कितने हैं, तो वो भी पता होने चाहिए। जब हरियाणा आपका बन गया था उस टाइम पर कितने संभाग थे, कितने संभाग थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब बना था उस टाइम पर कितने संभाग थे, वे 6 संभाग थे। ठीक है, कितने संभागों में बटा है हरियाणा, तो ये बताएंगे हम लोग कितने संभागों में बटा है, 6 संभागों में बटा है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपके पास, अम्बाला है, ये भी ध्यान रखेंगे, अम्बाला है, हिसार है, रोहतक है आपके पास, गुड़गांव है, करनाल है और फरीदाबाद है। ठीक है, और एक कौन सा बच गया, गुड़गांव। ये 6 संभाग हैं। कौन कौन से जो आपके ये जो मंडल हैं इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। हरियाणा जो के संभाग तो मैंने बता दिए हैं कितने हैं, 6 संभाग हैं। अब हिसार जो आपका मंडल है यानी कि संभाग है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो हिसार जो संभाग है इसमें कौन कौन से जिले आएंगे मंडल में, तो 4 आएंगे। ठीक है, अब ये पूछ ले आपसे कि हिसार मंडल में, संभाग तो आपके पास 6 है, अब हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, हिसार मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक तो हिसार आएगा आपके पास, ठीक है, सिरसा, जींद और एक आपका फतेहाबाद। ठीक है, ये किस में आते हैं, ये हिसार मंडल में पड़ते हैं आपके पास। ठीक है, अंबाला मंडल में कौन कौन से आएंगे, तो अंबाला साइड के जो भी जिले हैं, अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, ये आपके अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अंबाला साइड में कौन कौन से पड़ते हैं, अंबाला मंडल में वही आपके पास 4 जिले लगते हैं अंबाला जो मंडल में। ठीक है, कौन कौन से लगेंगे, अंबाला है आपका, यमुनानगर है, पंचकुला है, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, करनाल साइड में आप करनाल की पूछ ले, तो करनाल में देखो कैथल पड़ता है, करनाल के आसपास है ना, तो करनाल में पूछेगा तो करनाल में क्या बताओगे आप, कैथल है, पानीपत है और करनाल है। करनाल में 3 है आपके पास। फरीदाबाद में पूछे तो फरीदाबाद के पास क्या है, पलवल पड़ता है, मेवात पड़ता है और खुद फरीदाबाद है। फरीदाबाद में 3 है आपके पास। ठीक है, हेलो एवरीवन, तो भाई आज हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके में हरियाणा के कुछ शहरों के उपनाम। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है वैज्ञानिक नगरी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, पेपर सिटी, ये कौन कौन से शहरों के उपनाम हैं, तो ये देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो देखिए वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं, अम्बाला को बोलते हैं वैज्ञानिक नगरी, यानी कि वैज्ञानिकों का शहर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका अम्बाला।
आगे देखो, साइबर सिटी किसको कहते हैं? साइबर सिटी है आपको किसको बोलते हैं? गुड़गांव को कहते हैं। गुड़गांव को जाना जाता है साइबर सिटी के नाम से, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो मेडी सिटी है उसको भी जो मेडी सिटी है आपके पास, वो भी किससे रिलेट करती है? आपके पास मेडी सिटी भी आपके पास गुड़गांव से ही रिलेट करती है, ठीक है। गुड़गांव को ही बोला जाता है मेडी सिटी, और साइबर सिटी और मेडी सिटी दोनों का ही आंसर क्या रहेगा आपके पास? गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। इसका भी सेम रहेगा, मेडी सिटी भी किसको बोलते हैं हम? गुड़गांव शहर को ही बोलते हैं, इसके उपनाम है। पेपर सिटी पूछा जाए कि कौन से शहर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो पेपर सिटी आपके पास यमुनानगर आएगा आंसर इसका, ठीक है। यमुनानगर को जाना जाता है पेपर सिटी के नाम से, ठीक है। पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यमुनानगर को। शुगर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो शुगर सिटी है उसको जाना जाता है कौन से शहर रहेगा? इसका आंसर रहेगा पलवल, ठीक है। जो पलवल जिला है आपका, और रोहतक भी आंसर, अगर ऑप्शन में रोहतक है तो रोहतक करना है, पलवल है तो पलवल करना है, ठीक है। और बोध दे रखा है तो दोनों भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा पलवल और रोहतक। आगे देखिए, बाकी देखो, धर्मनगरी पूछा जाए आपसे, धर्मनगरी कौन से जिले को कहते हैं? तो ये तो सबको पता है, धर्मनगरी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को, है ना। कुरुक्षेत्र जाना जाता है धर्मनगरी के नाम से, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, जो दूध नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो दूध नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जींद, ठीक है। इसका आंसर आएगा जींद, ठीक है। कॉटन सिटी जो है, कॉटन सिटी किसको बोलते हैं? कॉटन सिटी कौन से शहर से बिलोंग करता है? आपका पलवल, ठीक है। आंसर रहेगा इसका पलवल। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर या बुनकर सिटी है आपके पास, इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत, ठीक है। पानीपत को जाना जाता है बुनकरों का शहर के नाम से, ठीक है। बुनकरों का शहर पूछा जाए तो आंसर क्या करना है आपको? पानीपत करना है, ठीक है। पीतल नगरी आपसे पूछा जाएगा तो पीतल नगरी क्या करोगे? रेवाड़ी करोगे, है ना। पीतल नगरी पूछा जाएगा तो आपसे आंसर क्या दोगे? रेवाड़ी दोगे, ठीक है। अच्छा, बुनकरों का शहर क्या बताया था मैंने आंसर आपको? पानीपत, ठीक है, पानीपत। पीतल नगरी पूछा जाए आपसे, कौन से शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या रहेगा? रेवाड़ी, ठीक है। औद्योगिक नगरी आपकी, जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो कौन सा है आपका? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से कौन सा जो आपका जिला प्रसिद्ध है हरियाणा में? तो आंसर क्या रहेगा भाई? फरीदाबाद, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? फरीदाबाद, ठीक है। औद्योगिक नगरी कौन से जिले, कौन से शहर का उपनाम है आपके पास? फरीदाबाद का है, ठीक है। कर्ण नगरी, तो कर्ण नगरी करनाल से बिलोंग करती है आपकी, ठीक है। कर्ण नगरी किससे बिलोंग करती है आपकी? करनाल से, ठीक है। जो कर्ण झील है वो भी करनाल में है, ओएसिस है जो आपकी लेक है वो भी किसके अंदर है? करनाल में है आपकी, ठीक है। तो कर्ण नगरी पूछा जाएगा किससे, कौन से शहर से बिलोंग करता है आपके पास? करनाल से। संतों की नगरी, तो ये सबको पता है, सिरसा आएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, वन नगरी आपसे पूछा जाएगा तो वन नगरी का आंसर भी क्या करोगे आप? सिरसा ही करोगे। सिरसा में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिरसा करना है आपको, वन नगरी, ठीक है। काशी देखो, काशी का क्या बोलोगे आप? भिवानी आंसर करोगे, ठीक है। अगर सिंपल काशी पूछा जाएगा तो आप भिवानी आंसर करोगे, और छोटी काशी पूछा जाए तो छोटी काशी का आंसर करना है कैथल। आपको ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है। सिर्फ काशी पूछा जाएगा तो आंसर क्या दोगे? भिवानी। छोटी काशी कौन से शहर से बिलोंग करती है आपकी? कैथल, ठीक है। कौन से शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या करोगे? कैथल, ठीक है। कपिस्थल नगरी, कपिस्थल नगरी का आंसर क्या करना है? ये भी आपको आंसर क्या रहेगा? कैथल ही रहेगा, ठीक है। बीरबल की नगरी, तो ये पता है बीरबल का छत्ता है आपका, चोर गुंबद है, ये सब कहाँ है आपके? नारनौल में, ठीक है। तो बीरबल की नगरी आपसे आंसर में पूछा जाएगा तो क्या करना है? आंसर नारनौल करना है, ठीक है। बीरबल का रंग महल पूछा जाए तो वो आंसर क्या दोगे? यमुनानगर दोगे, ठीक है। बीरबल का महल, बीरबल का महल क्या आंसर दोगे? यमुनानगर में है बीरबल का, यमुनानगर। बीरबल का महल पूछा जाएगा तो आंसर क्या दोगे? यमुनानगर। बीरबल नगरी पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? नारनौल दोगे, ठीक है। बीरबल का छत्ता भी कहाँ है? नारनौल में ही है, ठीक है। गुलाबी शहर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? कौन से शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? हरियाणा में। तो गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है भाई? आंसर क्या रहेगा? फतेहाबाद। क्या आंसर रहेगा? फतेहाबाद को जाना जाता है गुलाबी शहर के नाम से। वैसे हमारे पास इंडिया में किसको कहते हैं हम? पिंक सिटी, जयपुर को बोलते हैं ना, जयपुर को बोलते हैं ना हम लोग पिंक सिटी, ठीक है। आगे देखिए, महाभारत कालीन जो स्वर्ण प्रस्थ नगरी है, स्वर्ण प्रस्थ नगरी है महाभारत कालीन, आंसर क्या करना है आपको? सोनीपत आएगा इसका आंसर। वैसे महाभारत की लड़ाई हमें पता है कुरुक्षेत्र में हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी, स्वर्ण प्रस्थ नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सोनीपत करना है आंसर आपको। हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, तो ये सबको पता है, जींद आएगा इसका आंसर, क्योंकि जींद है वो बिल्कुल हरियाणा के बीच में लाई करता है ना।
इसका जब हम मैप देखते हैं हरियाणा का, तब वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जींद है वो बिल्कुल मिडल में लाई करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का हृदय किसको बोला जाता है, जींद को बोला जाता है। धान का कटोरा, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, करनाल। ठीक है, करनाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, तो इसलिए करनाल को बोला जाता है धान का कटोरा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस्पात की नगरी, इस्पात की नगरी आंसर क्या करना है आपको, इस्पात की नगरी पूछा जाएगा तो आंसर क्या करना है, हिसार। ठीक है, हिसार में बोला जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इस्पात की नगरी या फिर इस्पात नगरी, तो आंसर क्या करोगे आप, हिसार करोगे। ठीक है, आंसर क्या करोगे, हिसार। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाए गुजरी महल, ये कहाँ है, गुजरी महल भी कहाँ है आपका, हिसार में ही है। ठीक है, लाट की मस्जिद, ये पूछा जाए आपसे, लाट की मस्जिद, तो ये भी कहाँ है आपका, हिसार में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुछ इन बातों का भी आपको। इस्पात नगरी पूछा जाए, आंसर क्या करना है, हिसार करना है आपको। उसके अलावा आपसे शहीदों की नगरी पूछा जाए, ठीक है, शहीदों की नगरी, तो आंसर क्या करना है, झज्जर। ठीक है, आंसर क्या करना है, झज्जर। शहीदों की नगरी या फिर शहीदों का शहर, आंसर क्या करना है आपको, झज्जर। शहीदों की नगरी, आंसर क्या दोगे भाई आप, झज्जर। ठीक है, उसके अलावा झज्जर में आपके पास 2 वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। ठीक है, झज्जर में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, भिंडावास है और खप्परवास है। ठीक है, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके पास झज्जर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, झज्जर में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, एक तो नाम है भिंडावास और दूसरा कौन सा नाम है, खप्परवास। ठीक है, भिंडावास और दूसरा है आपके पास खप्परवास, ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके पास झज्जर में। ठीक है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने बता दिया औद्योगिक नगरी किसको बोलते हैं हम, औद्योगिक नगरी, औद्योगिक जो शहर है फरीदाबाद माना जाएगा इसका आंसर। ठीक, कर्ण नगरी बता दिया है मैंने, करनाल आएगा इसका आंसर। बुनकरों की नगरी है, बुनकरों का शहर किसको जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, according to Kohlberg theory, what level of morality is it, ये कौन सा लेवल है मोरालिटी का, कि जब मोरालिटी हमारे पास क्या है, इंक्लूड होती है सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब हम खुद जो मतलब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर भाई ये चीज़, ये प्रिंसिपल सही है, नैतिक है या जैसे भी है, मतलब हम खुद एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। देखो प्री कन्वेंशनल में बच्चे हैं जैसे, तो उसमें तो हम सोच भी नहीं सकते अभी कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। ये मान लो स्कूल टाइम में है तभी ऐसा नहीं सोच सकते, यदि स्कूल टाइम में होती है कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल है ना, ये इसमें इस लेवल पे होता है ऐसा कि हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये सही है और ये चीज़ गलत है, कहने का मतलब। ठीक है ना, तो इसमें ये आंसर होगा। इसमें थोड़ा बहुत और बता दूँ, जो कोलबर्ग है ना, उसकी थ्योरी में 3 लेवल है। ठीक है, 3 लेवल है। कौन कौन से लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब उसके बाद और 6 स्टेजेज हैं, ये भी ध्यान रख लेना। 2 इसमें है, ठीक है, 2 इसमें है हमारे पास और 2 इसमें है, 6 स्टेजेज है। तो ये इतनी बातें याद कर लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, और कभी और चीज़ें भी बताएंगे इसके बारे में हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हमारे पास देखो ये वाला से आ जाए ना, तो इसमें चांसेज होते हैं, एक ये है जैसे हमारे पास, ठीक है, बाकी इसमें होगा नहीं ये वाला, तो ये अलग चीज़ से बना है, ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें विसर्ग, इसकी जगह ये विसर्ग यूज होगा, मतलब ठीक है, तब ये दोनों मिलके जैसे ये वाला शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्पॉटिंग द एरर है, वन ऑफ माई डिजायर्स, कि मेरी डिजायर्स में से एक, ठीक है, आर टू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना है। तो इसमें आर का कोई इसमें सेंस नहीं है, ये 1 है ना, ये इसके हिसाब से चलेगा, ये डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये ध्यान रख लेना। वन ऑफ माई डिजायर, तो यहाँ इज आएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो इज टू बिकम ए डॉक्टर ये आएगा हमारे पास। तो ये कौन सा है, ये सेकंड वाला बी है हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रख लेना, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ये चाहिए, ये प्लूरल ही मिलेगा, इसमें 1 है तो यहाँ इज आ जाएगा, 2 है, 2 ऑफ माई डिजायर्स, तो इसमें हमारे पास फिर आर आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, है ना। ऐसे 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे बहुत आता है, 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 10th है।
बी है 14th है। देखो ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे करवा दूंगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा भाई हो भी सकता है, मतलब ठीक है, कितना इजी मेथड से करवा दिया सर ने। जैसे ये ए है हमारे पास, ठीक है, ये बी है, ये फिर ऐसे लिख लो ए बी, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ए इज 10th है लेफ्ट साइड से, इधर से, ठीक है। और ये बी कौन से नंबर पे हमारे पास, 14th नंबर पे है, ठीक है। फिर और क्या लिखा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये 24वें पे ए है ना, 24वें पे हो जाता है, ये पता नहीं अब, है ना। तो इसमें दो ये ध्यान रख लेना, बस इन दोनों का जोड़ है ना, इन दोनों के बराबर आएगा। देखो कितना ईजी है। यदि आपने ये नहीं सीखा ना, तो मान लो कुछ भी नहीं सीखा आपने रीजनिंग में। ये कितना है हमारे पास, 38 जोड़, अब इनका 38 करना है तो यानी 28, ये किस पोजीशन पे मिलेगा, 28वें पे मिलेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हमारे पास इसमें मेन क्या है कि हाउ मैनी गर्ल्स, ये टोटल पूछे ना, तब बस ये टोटल जोड़ है ना इनका ए और बी का, चाहे यहां से ये देख लो, यहां से ये देख लो, उसमें बस एक कम कर देना। ये 38 है, तो कहने का मतलब है ना 38 है, तो इसका मतलब हमें एक लेस करना है, और लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37, और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। हम देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें 4 मैन और लिखा है इसमें अथवा, यानी 4 मैन है ना, कितनों के बराबर हैं ये ध्यान रख लेना, 6 वुमेन के, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days और 7 hours, है ना। तो इसमें ऐसे हमेशा इनको गुणा में लिखना, बस 7 घंटे एक दिन काम करें, तो यानी टोटल आवर्स है उसके हिसाब से कर लिया करो आप, ठीक है, कितने दिन में काम करते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू टेक कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज, यानी इससे 2 गुना काम है, मतलब, है ना। तो 2 गुना काम है, तो इसको 2 से और कर दो अभी, है ना, हो गया ये हमारे पास 10 मैन, और ये प्लस है यहाँ पे एंड लिखा है ना, इसका मतलब प्लस है हमारे पास, 10 मैन है, और क्या है हमारे पास 3 वुमेन है, ठीक है। देखो इसको काटेंगे तो 2 मैन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 वुमेन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 वुमेन किसके बराबर है, 2 मैन के बराबर है, तो इसमें 2 मैन ऐड कर दो ना, और 12 मैन किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हट जाएगा हमारे पास, ठीक है, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब देखो काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 मैन कितने दिन में या कितने घंटे में काम कंप्लीट करते हैं, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो हमारे पास 4 मैन काम करते हैं, ये है 12 और 14 कर दिया मैंने, ठीक है। एक कितने में करेगा, ज़्यादा में करेगा, 12, 14 और 4, अकेला है तो लगा रहेगा ना। 12 कितने में करेंगे हमारे पास, 12, 14, 4, और हमारे पास जल्दी करेंगे, है ना, तो इसको भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट गया हमारे पास, अच्छा 8 घंटे और काम करता है, हमारा 8 रह गया इधर, है ना। तो 12 मैन 8 घंटे काम करेगा, तो 8 से और भाग देना मैन, ठीक है। अब देखो ये इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, और ये कट गया तो 7, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों है, ये गुणा में लिख दो, मतलब ये सारी चीज़ें जैसे दिन और ये इकट्ठे करके गुणा में लिख दिया करो। दिन और आवर्स है ना, वो गुणा में इकट्ठे रहेंगे मल्टीप्लाई में, तो वो इकट्ठे भाग में चले जाएंगे, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है। ये तो सीधा सा हमें पता भी है, भिवानी है बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है। एक सोनीपत के बारे में याद कर लेना, ये महाभारत कालीन का है ना, स्वर्णप्रस्थ नगर भी बोला जाता है इसको, ठीक है, जो बाद में धीरे धीरे करके चल के इसका नाम क्या हो गया, सोनीपत, ठीक है। बस ये है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में, तो हमारे माइंड में ये आ सकता है कोई, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई महाभारत कालीन का स्वर्णप्रस्थ नगरी कौन सी है, तो यूँ हमारे माइंड में आएगा कुरुक्षेत्र है शायद, बाकी ये सोनीपत है, और ये याद रख लेना आप, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। डियर स्टूडेंट, आज ये जो हमारे क्वेश्चन है एस्टेट का कॉमन पार्ट है, ठीक है, हमारा जो कॉमन पार्ट है उसके क्वेश्चन से एस्टेट। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम इको सिस्टम चिल्ड्रन आर सीन एज
क्लासरूम इकोसिस्टम है उसमें चिल्ड्रन कैसे देखे जाने चाहिए मतलब, ठीक है। पासिव इमिटेटर जो नकल करे, एक्टिव इमिटेटर जो नकल तो करे बाकी थोड़ा एक्टिव भी रहे, कहने का मतलब इसमें चुपचाप नकल करते हैं, इसमें एक्टिव भी रहे, या एक्टिव इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन भी करें उस चीज़ का जो काम कर रहे हैं, या नन। देखो इसमें बच्चा है ना, ये ध्यान रख लेना, एक्टिव भी होना चाहिए हमारे पास, और यूँ नहीं है कि हम नकल करें, ऐसा कोई इमिटेट करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें कि भाई क्या चीज़ है, कहाँ से क्या कुछ आया है, मतलब है ना, ये कुछ उसकी पूछने की वो होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन भी पूछने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड हमारे पास द मेन पर्पज ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या है हमारे पास है। देखो पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा है लर्निंग बाय कॉपिंग। कॉपिंग का तो है ही नहीं कोई मतलब, ऐसा है ना, अब टीचर की कॉपी करे या कुछ ऐसा करे, थोड़ा बहुत होता है कि मतलब कुछ उसके एक दो चीज़ें हम कॉपी करवा सकते हैं बच्चे से, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें कॉपी। वो टीचर एज ए गाइड होता है हमारे पास, है ना, टीचर क्या होता है, एज ए गाइड होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, लर्निंग बाय राइटिंग, कि राइटिंग हम लिख लिख कर ही सीखें, ऐसा भी नहीं है। तो ये सबसे ईजी है, जो माइंड में फिट हो जाती है कोई भी चीज़ें, बिल्कुल सेट हो जाती है बच्चे के, तो लर्निंग बाय डूइंग है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है, सीधा सा ये है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है जो लंबे टाइम तक याद रहे बच्चे के, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हाउ लवली द पार्क इज, ठीक है। चेंज इनटू असर्टिव, इसको असर्टिव यानी सिंपल बनाना है हमें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है वो बनाना है। तो सिंपल क्या है हमारे पास, देखो इसमें क्वेश्चन है द पार्क इज वेरी लवली, पहला तो ये हो गया, द पार्क इज लवली, द पार्क इज मोस्ट लवली। तो मोस्ट तो वैसे ही गलत है, ठीक है भाई, 10-15 पार्क है, उनमें से हम मतलब ऐसे ऑप्शन पूछे तो बता सकते हैं। द पार्क इज स्प्लेंडेड, तो ये तो इसमें है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो इसमें जो हाउ है ना, वो हमें वेरी लगाना पड़ता है हाउ की जगह, ठीक है, कि ये पार्क है बहुत अच्छा है, मतलब लवली है, वेरी लवली, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये ध्यान रख लेना। इस तरह का एक्सक्लेमेटरी है वो, तो हम ऐसे उसका असर्टिव ऐसे बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सोल्व दिस सम, ठीक है। वो जैसे इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करे, इसका हिंदी में ये मतलब है, ठीक है। देखो ही तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोनाउन, नाउन की जगह जो यूज़ करे, है ना। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इंटेलिजेंट किसको बता रहा है, इसको बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है हमारे पास, है ना। ये इंटेलिजेंट है, ये इंसान है वो इंटेलिजेंट है। एनफ टू सोल्व, क्यों वो इस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाए, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं कर पाए, मतलब, ठीक है। तो ये सोल्व करने की है ना, करना है मतलब उसको बता रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब है ना, उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये एड वर्ब है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे एनफ है ना, वो एड वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रीपोजिशन का कोई मतलब नहीं है, नाउन है वो तो कोई मतलब है नहीं, नाउन तो किसी का नाम होता है, ठीक है, और किसी के नेम की जगह कोई चीज़ यूज हो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये हमारे पास ध्यान रख लेना, ये सोल्व करने की क्षमता बता रहा है, तो एनफ हमारे पास एड वर्ब की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। तो इसमें आप चेक करके आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए है, कहने का मतलब क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम क्या होता है हमारे पास, जो पहले संस्कृत में यूज होते थे, ठीक है, और अब भी हमारे पास संस्कृत की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। तो तत्व कौन से होते हैं, संस्कृत से, जैसे अब हिंदी में चेंज होगा, उनका थोड़ा बहुत बदलाव होके चेंज हो गए। और कौन से होते हैं हमारे पास, देसी, जो देसी हैं बिल्कुल वो, विदेशी कहने का जो बाहर वाली लैंग्वेज से आए वो विदेशी, 4 टाइप होती है इनकी। तो हमारे पास नहीं है, तो इसमें ध्यान रख लेना, ये पिटारा है ना, ये नहीं है इसमें, ठीक है। नरक है, स्वर्ग है, खग है, तो ये पिटारा है ना, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये जैसे मेरे को लग रहा है देसी है, ठीक है, देसी या फिर तत्भव हो सकता है हमारे पास ये, बाकी तत्सम नहीं है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास,
विच टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज है वो कौन सी है, ये वाली टर्म कौन सी है, कहने का मतलब ये सीरीज दे रखी है। तो देखो 5, 10, 20 ये हमारे पास जीपी है, ध्यान रख लेना, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, एपी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन टू पावर ए आर टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू nth टर्म होती है हमारे पास, है ना, n नंबर पे जो है। तो ये 1280 है वो लिख दिया मैंने। ए क्या है हमारे पास 5, आर रेशियो होता है, इसको इससे भाग दें हम 2 आ जाएगा ना, 2 की पावर n माइनस 1 ये आ गया। देखो 5 भाग में जाएगा तो इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 5 25, 5 36, 256 आ गया हमारे पास, यानी 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर ये कितना होती है, बस ये ध्यान रखना है हमें, कितना होती है 2 की पावर, शायद 8 होती है, 8 होती है, 256, हाँ बिल्कुल 8 होती है हमारे पास, ठीक है। आप चेक कर लेना, 2 है ना, 8 बार करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है, n माइनस 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो n किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 9 के बराबर आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा तो ये 9 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आज के हमारे जो स्टेट के क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। एक क्वेश्चन वो आपके लिए है, आपको खुद करके देखना। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन हैं स्टेट के लिए कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो किसे माना जाता है ये ध्यान रख लेना, सोक्रेट्स, ठीक है। हिंदी में जो होते हैं ना सुकरात जो बोलते हैं, या तो सुकरात या सोक्रेट्स, ठीक है। ये है हमारे पास प्रश्नोत्तर विधि का जनक। ये प्लेवे मेथड का है, फ्रोबेल है हमारे पास, मोंटेसरी है ना, LSRW से रिलेट करता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, आगे जो क्लासेज है उनमें पता चलता जाएगा। इसमें मेन तो ये याद कर लो, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, सोक्रेट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संधि शब्द है, संधि शब्द कौन सा है, जैसे है ना, तो संधि हमारे पास ये ध्यान रख लेना कौन सा है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तत्सम, जिसमें ऊपर बिंदु है, पीछे विसर्ग है, ये सब है तत्सम शब्द होते हैं, याद कर लेना, इस बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है वो बनानी है, वाट, तो इसका मतलब वाट या बाई वाट है, वो आगे मिलेगा, सभी में है, चलो छोड़ो इसको। अम्यूज, अम्यूज का मतलब क्या है हमारे पास, ये पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट, और इधर यू है तो वर मिलेगा उसके बाद, है ना, वाट के बाद वर सिर्फ इसमें है हमारे पास, वर सिर्फ किसमें है, ये बाई वाट वर यू अम्यूज्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आर क्यों नहीं है, पास्ट नहीं है इसलिए कर दिया, है ना, वाट यू आर मेड, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। बाई वाट हैव भी कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। पास्ट है ना, पास्ट यदि हमें दे रखा है तो वाज या वर मिलेगा वहां, ठीक है। यू है तो वर मिलेगा, सीधी सी बात है, ये आगे। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये दिस इज द आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए नंबर वहन डिवाइडेड बाय, इनसे डिवाइड हो, है ना, लीव्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आएंगे हमारे पास, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द लिस्ट नंबर। देखो जहाँ लिस्ट है तो इसका मतलब एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा ना, किस किस का निकालना है एलसीएम, 5, 9 और 13, ये आपस में नहीं कट रहे ना किसी से भी, तो 5 9 45, 45 लिखो, 13 का गुणा करो, 13 5 65, 6 कैरीज, 13 दूनी 26, दूनी 52, 52 और 6 58, यानी 585 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, एलसीएम आ गया। अब क्या है हमारे पास, ये रिमाइंडर आए तो ये घटा दो इसमें से, है ना, 2 कम कर दिया, इसमें 2 कम करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे पास, तो कम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर, इसमें इनका अंतर देखो कितना है ना, ये 3 का है, ये 3 का है हमारे पास, और ये भी 3 का है ना, तो 3 कम कर दो इसमें, ठीक है, 3 कम करेंगे तो कितना आ गया, 582, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 582, ठीक है। इनमें जो कॉमन जो डिफरेंस है ना वो इसमें से कम कर दो, एलसीएम में से, ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आउट ऑफ 1865 पीपल, इतने लोग हैं, 660 हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ओनली नहीं लिखा इसमें कि ओनली इंग्लिश, ठीक है। 1305 है वो कितने बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, यानी हिंदी तो बोल ही सकते हैं, उसमें इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बट 120 है ना, कैन नॉट स्पीक, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसमें ये ध्यान रख लेना बस कि 120 बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वो उनका कोई रोल ही नहीं है, वो तो हटा ही दो उसमें से। 5 गया, 4 आ गया हमारे पास, 7 आ गया, 1 आ गया, इतने बचे हमारे पास, ठीक है। ये कहने का मतलब टोटल है हमारे पास, ठीक है ना, टोटल हो गया। अब इसके बाद आगे क्या है हमारे पास, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं, है ना, एन इंग्लिश कर दिया मैंने, और क्या है हमारे पास, एन हिंदी वाले भी है, ठीक है। और हमें ये चाहिए 120 है, ये तो हटा ही दिया मैंने, है ना। एक ये है हमारे पास, ये इतने लोग हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या पूछा है, हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज कितने बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों लैंग्वेज कितने बोल सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन, यानी ए इंटरसेक्शन बी है वो निकालना है हमें, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये इधर है, टोटल 1745, इसको इधर ले आओ और इंटरसेक्शन इधर कर देना। कहने का मतलब ये और ये दोनों जोड़ के और 1745 घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1305 और 660, कितना आ गया, 1965, है ना। क्या चीज़ घटानी है हमें, 1745, ठीक है। ये चीज़ घटाएंगे तो 022 220 आ जाएगा हमारे पास। देखो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, 120 है ना, जो कुछ भी नहीं करते उनको पहले ही साइड में कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, भिवानी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। फ्रेंड्स, आज के हमारे स्टेट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो इसमें जो सोशल नाम आ जाए ना, सोशल सामाजिक नाम आ जाए, रचनावाद, तो इसका आंसर याद रख लेना, वाइगोत्स्की, ठीक है। ये है हमारे पास समाज से रिलेटेड जो भी बातें बताई थी वो वाइगोत्स्की है, उसने बताई थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा समास विग्रह सही है। देखो पहला क्या है, जन्म आंध, जन्म से अंधा, ठीक है, ये तो सही है। प्रतिपल, पल पल ये कुछ गलत है तो, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आएगा, है ना। धड़ाधड़, ये भी गलत है, धड़ की आवाज़, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा सही है, कौन सा सही है, जन्म आंध, जन्म से अंधा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ही ब्लैंक है हमारे पास, वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, जब मैं उसको मिला, ठीक है। तो ये आप एक बार, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए, या कमेंट में इसका आंसर बता भी सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए शॉपकीपर सेल्स ऑन आर्टिकल एट 15% गेन, 15% लाभ है उसको, ठीक है। कितना लाभ है, 15%, ठीक है। हैड ही सोल्ड, यदि उसने बेचा होता 18 मोर, 18 रुपए ज़्यादा, ठीक है, ही वुड हैव गेन्ड 18%, अब उसको कितने परसेंट प्रॉफिट मिलता, 18%। पहले कितने पे बेचा उसने, 15%, ठीक है। तो यानी कितने परसेंट का अंतर है, 3% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 18 ज़्यादा है ना, तो 18 रुपये के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्राइस है, उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, तो ये बिल्कुल आसान है, 3% है ना उसका, एक्स का, 18 के इक्वल है, 3×18, ये उधर जाएगा तो 600, ठीक है। तो हमारे पास 600 रुपये आ जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, टिक्कर झील हरियाणा में किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, पंचकुला, ये याद कर लेना, ठीक है। पंचकुला में है टिक्कर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है स्टेट के कॉमन पार्ट है उसके, तो इसमें सबसे पहला है, इफ़ ए चाइल्ड हैज़ मेंटल एज
जो मानसिक आयु है ना वो कितनी है 5 साल, एंड क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है 4 साल, ठीक है। देन व्हाट विल बी दी आई क्यू, देखो आई क्यू है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है MA/CA/100। ये बिल्कुल आसान है, ऐसे क्वेश्चन वैसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 5/4 और 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया हमारे पास 25, 25 पंजू 125, ये आ गया हमारे पास उसका आई क्यू, ठीक है। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। होठ तो बिल्कुल गलत है, होठ का कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब देखो मूर्धा है हमारे पास, मैंने ये बना दिया, ये जैसे लास्ट का मान लो जो होता है ना कंठ है, कंठ। फिर ये हमारे पास थोड़ा सॉफ्ट होता है तालु, ठीक है। ये हमारे पास इतना है, ये जैसे मुर्दा हो गया। फिर आगे जैसे ये दंतमूल होता है दांतों के पास बिल्कुल, है ना, मसूड़ा वगैरह जैसे दांत हो गए, और बाहर जैसे होठ वगैरह हो गए। तो इसमें हमारे पास इसका क्या आएगा, हमारे पास लय बोल के देखना, लय बोलेंगे ना तो ये दंत मूल है ना, यहाँ से थोड़ा कनेक्शन होता है इसका, बट दंत मूल दे नहीं रखा हमारे पास, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा देना ना तो दंत कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दंत है वो आ जाएगा, दंत है वो आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है, व्हेन मनीषा रीच्ड द बस स्टैंड, ठीक है, पहुंची द बस। ऐसे क्वेश्चन में है ना, ये देखो पास्ट है हमारे पास, तो यहाँ पास्ट का परफेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। हैड ऑलरेडी लेफ्ट ये आएगा, ये ध्यान ही रखेगा, ठीक है। जब हमारे पास बिफोर दे रखा हो ना क्वेश्चन में, तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या आता है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर दे रखा है हमारे पास, भाई एक सेंटेंस इधर है एक इधर है, आफ्टर दे रखा है ना, तो इधर क्या आएगा हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर क्या आएगा हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, डी इज टॉलर देन सी एंड ई, डी है वो टॉलर है, ये मान लो डी मान लिया मैंने, किससे टोल है सी और ई से, सी और ई से, ठीक है। ए इज नॉट एज टॉल एज ई, ए ई जितना लंबा नहीं है, यानी ए को थोड़ा छोटा बना दो। सी इज टॉलर देन ए, सी टोल है ए से, इससे बड़ा है, तो ये हमने बड़ा ही बनाया, ठीक है ये बात है। अब देखो डी इज नॉट एज टॉल एज बी, डी है ना बी से टॉल नहीं है, तो इसका मतलब बी थोड़ा और बड़ा है इससे, ठीक है। हु इज द टॉलेस्ट, तो इसमें टॉलेस्ट कौन है सीधा दिख रहा है, बी है हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9000, ए मेल इंक्रीज बाई 5%, 5% बढ़ते हैं, फीमेल इंक्रीज बाई 8%, द पॉपुलेशन वुड बी 9600, मतलब 9600 है वो हो जाएगी इन ए ईयर, यानी 600 बढ़ जाएगी। मेल कितने हैं, द नंबर ऑफ मेल है वो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जैसे शायद मैं लिखना भूल गया, ये देखो एक बार, मैंने मेल क्या मान लिए एक्स मान लिया, ठीक है। फीमेल कितने हो गए हमारे पास 9000 में कम कर दो एक्स, ठीक है। अब देखो 5% इसका, 5 मैं सीधा लिख रहा हूँ, 5% मेल का प्लस एंड फीमेल का 8%, ठीक है। कितने के बराबर है, दोनों बढ़े हैं ना, तो 600 के 600 बढ़ गए ना, तो 600 के बराबर है, ठीक है। अब कंप्लीट को 100 से गुणा कर दो, ये 5x आ जाएगा, ये 8 नहीं 72, और ये -8x, 100 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल और ये 60,000, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी। देखो ये माइनस का 3x है, उधर ले जाएंगे हम, है ना, इसको इधर ले आना, 12,000 बच गया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया 4000 आ गया, यानी मेल्स कितने हैं 4000 हमारे पास, ठीक है। फीमेल कितनी है उससे कम करेंगे तो 5000, ठीक है। ये आंसर होंगे हमारा, जो भी पूछा है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने बड़े हैं ऐसे निकालना हो तो 4000 का 5% आप निकालोगे तो वो बड़े भी आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने बड़े हैं ऐसे पूछे ना, तो जैसे 4000 का 5%, 5 चौक 20, यानी 200 बड़े हमारे पास, ठीक है।
फीमेल पूछे तो 600 में से 200 तो मेल हो गए, 400 बढ़ी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आएगा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीरबल का महल कहाँ है? तो इसमें बीरबल का महल कहाँ है? यमुनानगर, ठीक है, ये आंसर याद कर लेना। बीरबल का छत्ता कहाँ है? नारनौल, ये हमें याद होना चाहिए। बीरबल का महल कहाँ है? यमुनानगर। छत्ता कहाँ है? नारनौल। एक बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? अंबाला, ठीक है, ये भी याद कर लेना, बुढ़िया का रंग महल, ठीक है। ये इससे बिल्कुल रिलेट करती बातें थी तो मैंने बता दिया। कहाँ है? ये अंबाला, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।